तो आज हम एक एक तरह से जासूसी करने वाले हैं। अच्छा। हाँ, हमारे सामने है दुनिया का नक्शा और हमारा केस है इंसान आखिर कहाँ और क्यों बसता है। दिलचस्प केस है। और हमारे पास सुराग भी है, नदियाँ, पहाड़, पैसा, राजनीति। हमारी पड़ताल का आधार है क्लास 12th की भूगोल की एनसीईआरटी की किताब और कुछ और जुड़े हुए सोर्सेज। बिल्कुल। तो चलिए इन सुरागों को जोड़ते हैं। और ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही चौंकाने वाले सच से। वो क्या है? कि दुनिया की आबादी एक जैसी बिल्कुल नहीं फैली हुई है। कहीं कहीं तो मतलब तिल रखने की जगह नहीं है और कहीं कहीं मीलों का कोई इंसान ही नहीं दिखता। हाँ, ये तो है। तो आज हमारा मिशन इसी पहेली को सुलझाना है। हाँ। लोग कहाँ रहना चुनते हैं, आबादी घटती बढ़ती क्यों है, और वक्त के साथ किसी भी समाज की आबादी की कहानी कैसे बदलती है। बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहले सुराग पर आते हैं। ये असमानता, ये कितनी ज्यादा है। मुझे वो विद्वान जॉर्ज बी क्रेसी की एक बात याद आ रही है। हाँ हाँ, उन्होंने एशिया के बारे में कहा था। हाँ, कि एशिया में बहुत ज्यादा जगहों पर बहुत कम लोग रहते हैं और बहुत कम जगहों पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। ये सुनने में एक पहेली जैसा लगता है ना? है ना, लेकिन ये पहेली नहीं, हकीकत है। और ये बात सिर्फ एशिया पर नहीं, पूरी दुनिया पर लागू होती है। अगर इसे आंकड़ों में देखें तो मतलब दिमाग चकरा जाता है। जैसे? दुनिया की लगभग 90% आबादी, आप और हम जैसे 90% लोग, धरती के सिर्फ 10% जमीनी हिस्से पर रहते हैं। एक मिनट, क्या कहा? 90% लोग सिर्फ 10% जमीन पर? हाँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि बाकी की 90% जमीन लगभग खाली है। ये तो बहुत ही अजीब बात है। बिल्कुल। और यहीं से एक और कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। कौन सा? जनसंख्या का घनत्व, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। अच्छा। ये सिर्फ एक किताबी शब्द नहीं है। इसका सीधा सा हिसाब है 1 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में औसतन कितने लोग रहते हैं। खच भरा होगा और अरुणाचल में एकदम खुला खुला। बिल्कुल। ये सिर्फ आंकड़ों का नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी के अनुभव का फर्क है। तो अब असली जासूसी शुरू होती है। ऐसा है क्यों? वो कौन सी वजह है जो किसी जगह को चुंबक की तरह खींचती हैं और किसी जगह से लोगों को दूर धकेलती हैं? हमारे सोर्सेज के मुताबिक इन वजहों को हम 3 बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं: भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक। सही। चलिए पहले भौगोलिक यानी कुदरती कारणों से शुरू करते हैं। मुझे लगता है सबसे पहली चीज तो पानी होगी। सही पकड़े हैं। पानी। पानी तो मतलब जीवन का आधार है। आप दुनिया की किसी भी पुरानी और बड़ी सभ्यता को देख लीजिए, सब नदियों के किनारे ही थीं। बिल्कुल। मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु घाटी, सब। आज भी गंगा के मैदानी इलाकों में इतनी घनी आबादी क्यों है? क्योंकि वहां पानी की कोई कमी नहीं है। और पानी के बाद जमीन की बनावट, मतलब पहाड़ और मैदान। हाँ। जाहिर है समतल जमीन पर रहना, खेती करना, सड़कें बनाना, ये सब पहाड़ों के मुकाबले 1000 गुना आसान है। बिल्कुल। गंगा के मैदानों को देखिए और फिर उसकी तुलना हिमालय के ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाकों से कीजिए। जीवन बहुत कठिन है वहां। बहुत कठिन। नतीजा, मैदानों में आबादी का घनत्व बहुत ज्यादा है और पहाड़ों में बहुत कम। ठीक है, पानी हो गया, जमीन हो गई, अब आती है जलवायु। कोई भी सहारा के रेगिस्तान या साइबेरिया की बर्फीली जमीन पर क्यों ही रहना चाहेगा? हाँ, इंसान को ऐसी जगहें पसंद हैं जहां न बहुत ज्यादा गर्मी हो, न बहुत ज्यादा सर्दी। और आखिर में आती है मिट्टी। जहां की मिट्टी उपजाऊ होगी, वहां खेती अच्छी होगी और इसीलिए वहां लोग बसना चाहेंगे। तो मतलब कुदरत एक तरह से इंसानी बस्तियों की नींव रखती है। लेकिन आज की दुनिया में तो सिर्फ खेती से काम नहीं चलता। नहीं चलता। पैसा और नौकरी भी तो उतनी ही जरूरी है। यहीं पर आर्थिक कारक आते होंगे। बिल्कुल। यहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। मान लीजिए किसी बंजर इलाके में अचानक से हीरे या तांबे का बहुत बड़ा भंडार मिल जाए। तो रातों रात वहां की किस्मत बदल जाएगी। रातों रात वहां खनन कंपनियां आएंगी, फैक्ट्रियां लगेंगी और उन फैक्ट्रियों में काम करने के लिए हजारों लाखों लोग खींचे चले आएंगे। जैसे अफ्रीका की कटांगा, ज़ाम्बिया तांबा पेटी। वो इलाका शायद भौगोलिक रूप से बहुत आकर्षक ना हो। बिल्कुल नहीं है। लेकिन वहां मौजूद खजाने ने उसे लोगों के लिए चुंबक बना दिया। एकदम सही। और जहां उद्योग लगते हैं वहां धीरे धीरे शहर बसने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं नगरीकरण, अर्बनाइजेशन। और शहर लोगों को खींचते हैं। बेहतर नौकरी, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल कॉलेज, बेहतर अस्पताल। हाँ, जिंदगी जीने के ज्यादा साधन। जापान का कोबे ओसाका प्रदेश हो या भारत में मुंबई पुणे का औद्योगिक क्षेत्र, ये सब इसी के उदाहरण हैं। ये तो एक चेन रिएक्शन जैसा है। खनिज मिले, फिर उद्योग लगे, फिर शहर बसे और लोग खिंचे चले आए। लेकिन क्या सरकारें इसमें कोई भूमिका निभाती हैं?
आपका सवाल बहुत जरूरी है। सरकारें मूक दर्शक नहीं होती। कई बार सरकारें जानबूझकर कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को बसने के लिए प्रोत्साहन देती हैं। अच्छा, जैसे वहां जमीन सस्ती देना, टैक्स में छूट देना, ताकि भीड़-भाड़ वाले शहरों पर बोझ कम हो। और इसका उल्टा भी होता होगा, जहां राजनीतिक उथल-पुथल हो, असुरक्षा हो। हाँ, वहां से लोग भागने लगते हैं, भले वो जगह कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। लोग आखिर में शांति और सुरक्षा ही तो चाहते हैं। तो हमने ये तो समझ लिया कि लोग कहाँ और क्यों रहते हैं। ये हमारी जासूसी का पहला हिस्सा था। लेकिन किसी भी जगह की आबादी स्थिर तो रहती नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो लगातार बदलती रहती है। तो अब हमें इस बदलाव के पीछे की इंजन को समझना होगा। हमारे सोर्सेज के मुताबिक इसके 3 मुख्य घटक हैं: जन्म, मृत्यु और प्रवास। हाँ, पूरी कहानी इन्हीं 3 किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। पहले 2 तो बहुत सीधे हैं, जन्म दर और मृत्यु दर। क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट। हाँ, इसका सीधा सा हिसाब है, 1 साल में हर 1000 लोगों पर कितने बच्चे पैदा हुए और हर 1000 लोगों पर कितने लोगों की मौत हुई। और इन दोनों का जो अंतर है वही तय करता है कि आबादी बढ़ रही है या घट रही है। अगर 1 साल में 1000 लोगों पर 30 बच्चे पैदा हुए और 10 लोगों की मौत हुई, तो आबादी 20 लोगों की दर से बढ़ गई। और अगर मौतें जन्म से ज्यादा हो जाएं, जैसा कुछ यूरोपीय देशों में हो रहा है, तो आबादी स्वाभाविक रूप से घटने लगती है, जिसे नेगेटिव ग्रोथ कहते हैं। लेकिन कहानी में एक तीसरा और बहुत बड़ा ट्विस्ट है। बिल्कुल, वो है प्रवास, यानी माइग्रेशन। लोग सिर्फ एक जगह पैदा या मरते नहीं हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते भी हैं। और जब ऐसा होता है तो दोनों जगहों की आबादी बदल जाती है। हाँ, जिस जगह से लोग जाते हैं वो उद्गम स्थान, और जहां आते हैं वो गंतव्य स्थान। और लोग प्रवास करते क्यों हैं? मुझे लगता है इसके पीछे भी वही चुंबक वाले और धक्का देने वाले कारण काम करते होंगे। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किए। इन्हें पुश फैक्टर्स और पुल फैक्टर्स कहा जाता है। पुश मतलब जो धक्का देते हैं। हाँ, पुश फैक्टर का मतलब है कि आपका अपना घर ही आपको बाहर धकेल रहा है। जैसे बेरोजगारी या खराब रहन सहन या राजनीतिक उथल-पुथल, महामारियां। ये वो वजह हैं जो इंसान को अपनी जड़ें उखाड़ने पर मजबूर कर देती हैं। और पुल फैक्टर इसका ठीक उल्टा है। ये वो चमकदार पोस्टर हैं जो कहते हैं यहाँ आओ, यहाँ सपने पूरे होते हैं। बिल्कुल, जैसे मुंबई या दिल्ली में काम के बेहतर अवसर, अमेरिका या कनाडा में बेहतर जीवन की उम्मीद, शांति और सुरक्षा, ये चीजें लोगों को अपनी ओर खींचती हैं। तो ये तीनों, जन्म, मृत्यु और प्रवास, मिलकर किसी भी जगह की जनसंख्या की कहानी को हर पल, हर लम्हा लिख रहे हैं। एग्जैक्टली। तो जन्म, मृत्यु और प्रवास, ये तीनों मिलकर जनसंख्या को हर पल बदल रहे हैं। लेकिन क्या ये बदलाव ऐसे ही रैंडम ढंग से होता है, या अगर हम जूम आउट करके सैकड़ों सालों का डेटा देखें तो इसमें कोई छिपा हुआ पैटर्न नजर आता है? क्या बात है, आपने अगला सबसे जरूरी सवाल पूछ लिया। अच्छा, और इसका जवाब है हाँ, एक पैटर्न है। ये बदलाव बेतरतीब नहीं है, और इसी छिपे हुए पैटर्न को समझने की चाबी है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। हाँ, यह सिद्धांत किसी देश की जनसंख्या की पूरी जीवनी की तरह है। ये बताता है कि कैसे एक समाज ग्रामीण, खेतिहर और अशिक्षित अवस्था से नगरीय, औद्योगिक और साक्षर अवस्था की ओर बढ़ता है। और इस सफर में उसकी आबादी कैसे बदलती है। ये तो बहुत दिलचस्प लग रहा है। तो इस कहानी के कितने चरण हैं? मोटे तौर पर इसके 3 मुख्य चरण हैं। पहला चरण उस समाज का है जो पूरी तरह से अविकसित है। ओके। यहाँ जन्म दर बहुत ऊंची होती है, लेकिन साथ ही मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा ऊंची होती है। क्यों? क्योंकि महामारियां आम हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं न के बराबर हैं, भूखमरी का खतरा है। तो मतलब जितने लोग पैदा हो रहे हैं लगभग उतनी मर भी रहे हैं। सही। इसलिए आबादी या तो बहुत धीरे धीरे बढ़ती है या फिर स्थिर रहती है। अब आता है दूसरा चरण, और यहीं पर असली ड्रामा होता है। इस चरण में देश थोड़ा विकास करना शुरू करता है। स्वास्थ्य और सफाई की सुविधाएं बेहतर होने लगती हैं, टीके आ जाते हैं, साफ पानी मिलने लगता है। बिल्कुल। इसका नतीजा क्या होता है? मृत्यु दर, खासकर बच्चों की मृत्यु दर, तेजी से घटने लगती है। लेकिन लोगों की सोच इतनी जल्दी नहीं बदलती। जन्म दर अभी भी ऊंची बनी रहती है। अरे वाह! तो जन्म उतने ही हो रहे हैं और मौतें बहुत कम हो गई। इस वजह से आबादी में एक विस्फोट होता है। अच्छा, इसे ही जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। एग्जैक्टली। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर बहुत बढ़ जाता है और आबादी रॉकेट की रफ्तार से बढ़ती है। भारत जैसे कई विकासशील देश इसी तूफानी दौर से गुजर रहे हैं या हाल ही में गुजरे हैं। मैंने इस तरह से कभी नहीं सोचा था।
तो फिर तीसरा और अंतिम चरण क्या है? क्या ये विस्फोट हमेशा चलता रहता है? नहीं, तीसरे चरण में समाज पूरी तरह बदल चुका होता है। वो नगरीय, शिक्षित और तकनीकी रूप से उन्नत हो जाता है। तो अब लोग समझदार और सचेत फैसले लेते हैं। हाँ, उन्हें पता है कि बच्चों को पालना पोसना, पढ़ाना लिखाना बहुत महंगा है। महिलाएं शिक्षित होती हैं, अपने करियर पर ध्यान देती हैं, परिवार नियोजन के साधन आसानी से उपलब्ध होते हैं। नतीजा? लोग जानबूझकर अपने परिवार का आकार छोटा रखते हैं। और जन्म दर भी बहुत कम हो जाती है। और मृत्यु दर तो पहले ही कम हो चुकी थी। तो इस आखिरी चरण में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही निचले स्तर पर आ जाते हैं। और जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या बहुत धीमी गति से बढ़ती है। जापान, कनाडा और ज्यादातर पश्चिमी यूरोपीय देश इसी चरण में है। सही समझे। तो ये सिद्धांत एक तरह से किसी भी देश के विकास की कहानी को उसकी आबादी के आंकड़ों के जरिए बयान करता है। इस पूरी बातचीत में एक नाम बार बार दिमाग में आ रहा है, थॉमस माल्थस। हाँ, माल्थस। उन्होंने तो बहुत पहले ही चेतावनी दे दी थी कि बढ़ती आबादी एक बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है। हाँ, और माल्थस की थ्योरी आज भी बहुत विवादास्पद है। उन्होंने कहा था कि जनसंख्या ज्यामितीय गति से बढ़ती है, 2, 4, 8, 16, जबकि खाने पीने के संसाधन अंकगणितीय गति से बढ़ते हैं, 2, 3, 4, 5। बिल्कुल। उनका कहना था कि एक दिन ऐसा आएगा जब खाने वाले लोग ज्यादा होंगे और खाना कम पड़ जाएगा, और तब प्रकृति खुद अकाल, बीमारी और युद्ध के जरिए इस अतिरिक्त आबादी को खत्म कर देगी। ये तो काफी निराशावादी सोच है। क्या वो सही थे? यहीं पर बहस शुरू होती है। एक तरफ पर्यावरणविद हैं जो कहते हैं देखिए माल्थस सही थे, हमारे संसाधन खत्म हो रहे हैं। दूसरी तरफ अर्थशास्त्री हैं जो कहते हैं कि माल्थस टेक्नोलॉजी की ताकत को समझ ही नहीं पाए। हमने खेती करने के नए तरीके ईजाद किए, बेहतर बीज बनाए और कम जमीन पर ज्यादा अनाज उगाना सीख लिया। तो आज की हमारी इस जासूसी में हमने कई सुरागों को जोड़ा। हमने देखा कि दुनिया का नक्शा भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक ताकतों से बना है जो तय करती हैं कि हम कहाँ रहेंगे। हाँ, और हमने ये भी समझा कि किसी भी आबादी की कहानी जन्म, मृत्यु और प्रवास के 3 किरदारों से लिखी जाती है। और आखिर में हमने देखा कि हर देश की आबादी की कहानी एक तय पैटर्न से गुजरती है। बिल्कुल। और अगर हम इन सब चीजों को एक बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सिर्फ भूगोल या अर्थशास्त्र के आंकड़े नहीं हैं। ये इंसानी व्यवहार, हमारी जरूरतों, हमारे डर और हमारी उम्मीदों की कहानी है। और यहीं पर मैं आज की चर्चा को एक अंतिम विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी। जरूर। हमने पिछली 1 सदी जनसंख्या विस्फोट की चिंता में बिताई है कि दुनिया में बहुत ज्यादा लोग हो जाएंगे, लेकिन जनांकीय संक्रमण सिद्धांत हमें बताता है कि ज्यादातर देश तीसरे चरण की ओर बढ़ रहे हैं, जहां आबादी स्थिर हो जाती है या घटने लगती है। हाँ, तो जरा सोचिए, उस भविष्य का क्या होगा जब दुनिया की सबसे बड़ी समस्या बहुत ज्यादा लोग नहीं बल्कि बहुत कम नौजवान होंगे, जब हमारे पास अपने समाज को चलाने के लिए, काम करने के लिए और बूढ़ी होती आबादी की देखभाल के लिए पर्याप्त लोग ही नहीं होंगे। ये एक ऐसी चुनौती होगी जो जनसंख्या विस्फोट की समस्या से बिल्कुल विपरीत है और शायद कहीं ज्यादा जटिल भी।